तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें जीलियो कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है, जहां पर लू फेंग अपने ब्लड वॉरियर बनने की मिशंस को कंप्लीट करने के लिए आया होता है। सिंपली मिशन ये था कि उसे 3 जीलियो क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करके एक ब्लड वॉरियर बनना था। अब जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने 2 साल पहले इस स्टोरी को जान लिया था। तो चलो इस मूवी के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो है गाइज, मैं हूँ एक्सप्लेनर बॉय और मैं करता हूँ नोवेल और डोंगवा को एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसी के साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि जीलियो कॉन्टिनेंट में इंटर हो चुका था, लेकिन तभी वहां पर आते ही उस पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और लू फेंग बड़ी आसानी से उसे मार देता है। जिसके बाद हमें एक ग्रुप के लोगों का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो सभी भी मॉन्स्टर को हंट कर रहे होते हैं और तभी उनकी नजर एक और मॉन्स्टर पर पड़ती है, जो कि सीधे लू फेंग की तरफ बढ़ रही होती है। जिसे देखकर उनके ग्रुप का यंग मास्टर अपने बो को यूज करके उस मॉन्स्टर्स को लू फेंग के पास आने से पहले ही मार देता है और उसे लग रहा होता है कि उसने लू फेंग की जान बचा ली। और हमें बताया जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं, ना फैमिली का यंग मास्टर होता है, जिसका नाम नाके होता है। अब इसके बाद नाके लू फेंग के पास आता है और उसे कहता है कि यार तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो, यहाँ पे चारों तरफ मॉन्स्टर्स है और तुम्हें उन मॉन्स्टर से खतरा हो सकता है। मैं अभी यांग सिटी में वापस जाने वाला हूँ, तो तुम क्यों ना मेरे साथ चलो। अब ये सुनकर बबाता भी लू फेंग को हाँ कहने को कहती है, ताकि लू फेंग को यांग सिटी में ब्लड क्रिस्टल्स के बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें पता चल सके, क्योंकि लू फेंग का यही मिशन ही होता है। जिसके बाद वो सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में ही उन पर यू फैमिली के बंदे अटैक कर देते हैं। और यू फैमिली का यंग मास्टर फैंग जो होता है, उसकी पहले से ही नाके के साथ दुश्मनी रहती है, जिसकी वजह से वो सभी नाके को घेर लेते हैं और वो उनके साथियों को एक एक करके मारने लगते हैं। अब उन सब की पावर लेवल यूनिवर्सल लेवल की होती है और सभी लोग मिलकर लू फेंग और नाके को भी कैप्चर करने वाले होते हैं, लेकिन लू फेंग अपनी मेंटल विल पावर से अटैक करके सबको वहां से भगा देता है। अब इस पावर लेवल को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और वो सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार उनकी मदद किसने की। उनके हिसाब से लू फेंग ऐसा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि लू फेंग काफी ज्यादा वीक है, जो कि एक स्टार लेवल मॉन्स्टर से भी फाइट नहीं कर सकता है। जिसके बाद हमें यू फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है, जो कि वहां से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उन पे दूसरे ग्रुप के बंदे अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे एंसेंट रून आर्मर चाहिए होती है और उनके पास थी ही नहीं। और यू फैमिली के बंदे इन सब के सामने कुछ कर भी नहीं सकते थे, जिसके कारण वो वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जिस ग्रुप ने उन्हें घेरा होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन्हें 13 एक्सेस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनके मेंबर्स के अंदर टोटल 13 लोग मौजूद थे और वो उन सभी को भगा भगा कर मारने लगते हैं। अब यू फैमिली वहां से भागने लगते हैं, जो सीधे जाके नाके के ग्रुप के पास जाने लगते हैं, ताकि नाके के ग्रुप में जो डोमेन लॉर्ड का बंदा है वो उनकी मदद कर सके। लेकिन उससे पहले वो उन सब के ग्रुप के पास पहुंच जा पाते, वो वहां पर मारा जाता है। यहाँ पर 13 एक्सेस नाके के लोगों को भी मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लू फेंग इस वक्त पीछे नहीं हटता और जो बंदा आगे आकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता, लू फेंग उसे एक ही झटके में मार देता है। जिसे देखकर 13 एक्सेस के जितने भी बंदे होते हैं वो सभी लू फेंग को मारने आते हैं, लेकिन लू फेंग अपने कई सारे मल्टीपल शैडो क्लोन्स को बनाकर उन सबको एक ही झटके में मार देता है। मतलब लू फेंग अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लू फेंग डोमेन लेवल में रहकर किसी भी यूनिवर्सल लेवल को चींटी की तरह मसल सकता है। उसकी पावर्स लेवल इतनी जा चुकी है और फ्यूचर में इसकी पावर्स लेवल तो और भी टेरिफाइंग हो जाएंगी, नोवेल वालों को पता होगा। अब इस नज़ारे को देखकर नाके और उसके गार्ड्स काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि ये वही बंदा है जिसने यू फैमिली से उनकी जान बचाई थी। और यहाँ तो नाके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। लू फेंग से पूछता है कि क्या आप वही है ना लेजेंडरी वॉरियर जो हर जगह घूमते रहते हैं, लेकिन उसका गार्ड उसे रोकते हुए लू फेंग को रिस्पेक्ट देता है और साथ में उन सभी के स्पेस रिंग्स को भी लू फेंग को दे देता है, जहां पर लू फेंग को जीरो क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब रास्ते में लू फेंग उसी इंफॉर्मेशन से जीरो क्रिस्टल्स के बारे में पता चलता है कि कैसे सिर्फ एक क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो पूरे के पूरे सिटी पे राज कर सकता है। अगर किसी बंदे ने 3 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो एक लेजेंडरी ब्लड वॉरियर कहलाएगा। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगता है। फाइनली वो लोग यांग एंड सिटी
सिटी में पहुंच जाते हैं, जहां पर लू फेंग की मुलाकात नाके के डैड नाबू से होती है, जहां पे नाबू लू फेंग का शुक्रिया भी करता है, जिसके बाद यहाँ पर उन लोगों से बातचीत करने के दौरान लू फेंग को यहाँ के एलियंस के बारे में पता चलता है कि कैसे यहाँ पर बहुत साल पहले एलियंस आए थे और यहाँ पर आके उनके साथ फाइट भी हुई थी, जहाँ पे इस फाइट में उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ी थी, लेकिन इवेंचुअली वो लास्ट में जीत गए थे। लेकिन जिस जगह पर ये बैटल हुई थी उसी को रुइंस कहा जाने लगा और उनके साथ फाइट हुई थी, जहां पर उन्हें इस फाइट में बहुत कुर्बानियां भी देनी पड़ी थी, पर इवेंचुअली वो जीत भी गए होते हैं। और जिस जगह ये बैटल हुई थी उसी को हम रुइंस कहते हैं, क्योंकि जितने भी लोग वहां पे मरे थे उनकी सोल्स अभी तक वहां उस मिस्ट के फॉग में कैद है, और अगर कोई बंदा जिसकी विल पावर कम हो वहां जाएगा तो वो पागल हो जाएगा, और वो जगह उन लोगों के लिए सुटेबल है जो कि जीलियो क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि वो फॉग की मिस्ट किसी बंदे को मदद करती है जीलियो क्रिस्टल्स को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में। और यहाँ पर लू फेंग को इमॉर्टल पैलेस के भी बारे में पता चलता है कि कैसे इमॉर्टल पैलेस के जो लीडर होते हैं वो किसी एक सिटी को ओकेजनली एक क्रिस्टल दिया करते हैं, और यांग यांग सिटी में सिर्फ सिटी लॉर्ड सी फेंग फैमिली और चिनयुन फैमिली को ये क्रिस्टल मिलती थी। अब लू फेंग को चाहिए थी ब्लड क्रिस्टल, जिसके लिए वो प्लानिंग बना लेता है कि आज वो चिनयुन फैमिली में डाका डालेगा, क्योंकि वहां के सिटी लॉर्ड सिर्फ यूनिवर्सल लेवल के बंदे हैं, और एक यूनिवर्सल लेवल का बंदा घंटा लू फेंग का कुछ भी उखाड़ पाएगा, जिसके साथ वो अपने मोसा क्लैन की बॉडी को यूज करते हुए सबसे बचते बचाते वहां पे आगे बढ़ने लगता है। और रास्ते में उसे एक मुयू नाम का बंदा दिखता है, जिसको कि लू फेंग अपने सोल स्लेव बनाकर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो चिनयुन के पास आसानी से जा सके। लेकिन वहां पहुंचने के बाद चिनयुन मुयू से कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं और तुम यहाँ पे आ गए, और ये किस बंदे को तुम साथ में लेकर आए हो, जिसको देखकर लू फेंग को अंदाजा हो जाता है कि वो अब एक्सपोज होने वाला है, और ये छुपम छुपाई वाली गेम ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली है, इसलिए वो उन सब के अटैक करने से पहले ही उन सब पर अटैक कर देता है, और जितने भी गार्ड्स होते हैं उसे वो अपने मेंटल पावर से यूज कर खत्म कर देता है, जिसके बाद वो चिनयुन को भी वहां पर किडनैप कर लेता है। इसी के साथ हमें चिनयुन के फैमिली का जो मेन एल्डर होता है, जो कह सकता है कि वो चिनयुन का गार्डियन होता है, उसे भी बाहर हो रहे सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है और बाहर आता है। उससे पहले लू फेंग उसको लेकर भाग चुका होता है, जिसको देखकर वो सभी गार्ड्स को वहां बुलाता है और पूछता है कि आखिरकार वो बंदा कौन था, लेकिन किसी भी गार्ड्स को लू फेंग का चेहरा तक याद नहीं होता, जिसको देखकर वो सभी बंदे को उसको खोजने को कहता है। जिसके बाद हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसने चिनयुन को पकड़कर एक अलग ही जगह ले आया होता है, जहाँ पे वो उसके स्पेस रिंग स्टोरेज को चेक करता है, लेकिन उसमें उसे एक भी क्रिस्टल नहीं मिलता है, जिसे देखकर वो इसके बारे में पूछता है पर वो कुछ बताता ही नहीं। तो लू फेंग उसे अपना सोल स्लेव बना लेता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि सी फेंग जियोंग जो सी फेंग सिटी का सिटी लॉर्ड है उसके पास बहुत सारे क्रिस्टल मौजूद है, और साथ में उसका भाई सी फेंग जैन उसके पास भी एक जीलुओ क्रिस्टल मौजूद है। जिसके बाद वो चिनयुन को मार देता है और निकल पड़ता है सी फेंग जैन से डील करने के लिए, ताकि वो उससे ब्लड क्रिस्टल को ले सके। जिसके बाद हमें बहुत सारे गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि सभी मिलकर लू फेंग की तलाशी कर रहे होते हैं, उसे ढूंढ रहे होते हैं। और फिर हमें सीन चेंज कर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सी फेंग जैन लू फेंग के सामने से ही गुजर रहा होता है, और वो अभी भी लू फेंग के बारे में ही बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो गुस्से में आकर सामने जितने भी बंदे होते हैं जहाँ पर लू फेंग भी मौजूद था उन सबको कैप्चर करवाने का आदेश दे देता है, और सबको वो ले जाकर प्रिजन में बंद कर देते हैं। जिसके बाद हमें प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग उन गार्ड्स को कंट्रोल करके उस प्रिजन से बाहर निकल के सीधे सी फेंग जियान के पास चला जाता है, जहाँ पे लू फेंग उसे मारते हुए कहता है कि चलो मुझे अब 10 जीलुओ क्रिस्टल चाहिए, अगर तुमने मुझे नहीं दिए तो तुम मारे जाओगे। जहाँ पर वो मना करता है और कहता है कि मेरे पास इतने क्रिस्टल नहीं है, लेकिन लू फेंग कहता है कि चलो अब निकाल भी दो, जिसको देखकर वो वहाँ पे चालाकी दिखाने लगता है और अपने ब्रदर को आवाज देने लगता है। लेकिन लू फेंग ने वहाँ पे ऑलरेडी अपनी स्पीड पावर से बैरियर बना रखा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज उस बैरियर से बाहर नहीं जा पाती, और वो समझ जाता है कि उसका खेल खत्म। अब लू फेंग वहीं पर उसको मारकर उसके पास से एक जीलुओ क्रिस्टल्स को भी ले लेता है, और साथ में जाने से पहले वो वहाँ के सभी प्रिजनर्स को भी आजाद कर देता है। जिसके बाद हमें लू फेंग को दूसरी जगह दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जीलुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने का ट्राई करता है, जिसके साथ हमें सी फेंग
फेंग जियोंग को दिखाया जाता है, जिसने इमॉर्टल पैलेस के बंदे को भी बुला लिया होता ताकि वो चिनयून सिटी में जो हुए थे कांड उसका इन्वेस्टिगेशन कर सके। जिसके बाद हमें फिर से लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो उसी क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसमें उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। नोवेल की एक बात बताऊं तो लू फेंग ने 1-2 नहीं 10-20 नहीं कई सारे सैकड़ों क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब किया था और इसे एब्जॉर्ब करने के दौरान लू फेंग को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो इसे दोबारा ट्राई ही नहीं करना चाहता था। मानो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार मार दिया जा रहा हो। लेकिन अब इसी के साथ लू फेंग अपने फर्स्ट क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करता है, जिसके साथ ही उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि ये क्रिस्टल्स आपके माइक्रो सेल्स तक को चेंज कर देती है, उसको एडवांस लेवल तक ले जाती हैं। सिर्फ एक ही क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के कारण लू फेंग की पावर 20 से 30% बढ़ जाती है। जिसके बाद लू फेंग अपना नेक्स्ट टारगेट सी फेंग जियोंग को बनाता है। जिसके बाद हमें सी फेंग जियोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आराम से बैठा हुआ होता है और तभी दिखाया जाता है कि लू फेंग उसके सामने आ जाता है, उस पर अटैक कर देता है। सी फेंग जियोंग भी डोमेन लॉर्ड लेवल के लेवल 9 पे होता है, टायर 2 का डोमेन लॉर्ड होता है, जिसके कारण वो लू फेंग का सामना कर पा रहा होता है और साथ में उसे ओवर पावर भी कर दे रहा होता है। सच कहूं तो अगर यहाँ पे लू फेंग अपने जीलू क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब नहीं किया होता तो सी फेंग उसे कुत्ते की तरह मारता अगर लू फेंग अपनी ह्यूमन बॉडी का ही सिर्फ यूज करता। जिसके बाद हमें आगे की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग उसे मेंटल शॉक देकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन असल में वो वहां पर नाटक कर रहा होता है और जहाँ से लू फेंग वहां पे आता है वो बंदा उसे सरप्राइज मदर फादर कर देता है और उसको बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब यहाँ पे उसे भी लगता है कि उसने लू फेंग को हरा दिया है और वो लू फेंग को उठाकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही लू फेंग भी उसको सरप्राइज मदर फादर कर देता है और उसे स्टैप करके वही मार देता है। उसके स्पेस रिंग्स को भी ले लेता है जिससे कि उसे 2 क्रिस्टल्स और मिलते हैं। लेकिन तभी वहां पर वही वो दोनों इमॉर्टल पैलेस के भी बंदे आ जाते हैं जो कि लू फेंग को मारने वाले होते हैं, जिनमें से एक बंदा लू फेंग पर अटैक कर देता है और उनमें बहुत ही भयंकर वाली फाइट होने लगती है। और इस वक्त लू फेंग ने अपने मोसा क्लैंस की बॉडी को यूज कर रहा होता है क्योंकि वो इमॉर्टल पैलेस वाला बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, अपने ह्यूमन बॉडी से वो उससे जीत नहीं सकता था। अब लड़ाई काफी ज्यादा भयंकर होने लगती है। लू फेंग अपने मोसा क्लैंस की बॉडी से उसे बड़ी आसानी से डोमिनेट कर रहा होता है। लुक्का छिपी वाला उसके साथ गेम खेलने लगता है, लेकिन वो बंदा कम नहीं था, अपने डोमेन पावर्स को यूज करके लू फेंग पे अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लू फेंग फिर भी उसे कुत्ते की तरह मारने लगता है। उसके बॉडी के अंदर घुस के उसके सोल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इस नजारे को देखकर वो दूसरा बंदा वहां से डर कर भागने लगता है, लेकिन वो लू फेंग के सामने नहीं टिक पाता। लू फेंग बड़ी आसानी से उसे एक ही स्लैश में मार देता है, जिसके बाद वो उसी सी फेंग जियोंग के एक एल्डर्स को भी मार देता है जो कि उन पे नजर बनाए हुए रखे थे। जिसके बाद वो उन सभी के मारने के बाद उन सभी के स्पेस लिंक्स को लूट लेता है। लू फेंग को वहां से 10 क्रिस्टल्स मिले होते हैं। अब बात है उन रिंग्स को चेक करती है तो वहां पर उसे एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी मिलती है जहां पर वो लू फेंग से बताती है कि देखो इस कम्युनिकेशन डिवाइस से हम बहुत दूर तक बात कर सकते हैं और तुम्हारी खबर अभी इमॉर्टल पैलेस के लॉर्ड के पास जा चुकी होगी। और लू फेंग से वहां से निकलने को कहती है क्योंकि अगर इमॉर्टल पैलेस का जो लॉर्ड होता है वो अगर लू फेंग को मारना चाहे तो लू फेंग यहाँ से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि वो एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा होता है। जिसके बाद हमें इमॉर्टल पैलेस के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोंग होता है और उसे भी लू फेंग के बारे में पता चल गया होता कि कैसे उसके सिटी में घुस कर ही उसके 3 डिस्पल्स को मौत के घाट उतार दिया गया होता है और वो सभी को लू फेंग की तलाशी करने को कहने लगता है। जिसके बाद हमें लू फेंग को नाबू और नाके के पास दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग अभी नाके को यहाँ से सेफली ले जाने के लिए आया होता है क्योंकि लू फेंग का कनेक्शन नाबू फैमिली से भी था और सियोंग नाबू फैमिली के सारे मेंबर्स को हैंड डाउन भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से लू फेंग नाके को वहां से ले जाना चाहता था और जाने से पहले वो वहां पर उनकी कुछ मेमोरीज को भी मिटा देता है ताकि नाबू और नाके को इन सब के बारे में ज्यादा न पता चल सके। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और बाद में सियोंग के लोग आकर नाबू को भी ले जाते हैं और बाकी सबको वहीं पे मार देते हैं। जिसके बाद हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो नाबू से लू फेंग के बारे में पूछता है पर उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता और जब वो नाबू से नाके के बारे में पूछता कि आखिरकार तुम्हारा बेटा कहाँ है तो नाबू को अपने बेटे के बारे में कुछ याद ही नहीं था क्योंकि असल में लू फेंग ने उसकी मेमोरीज को मिटा दिया था और सियोंग को भी पता चल जाता कि उसकी मेमोरीज को मिटा दी गई है, जिसको जानकर वो नाबू को छोड़ के उसके बाकी सारे बंदों को वहीं पे मरवा देता है क्योंकि उसे पता था कि नाकी उसे बचा
बचाने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लू फेंग और नाकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लू फेंग उसे कुछ रिसोर्सेज और कल्टीवेशन गाइड देकर निकल जाता है क्योंकि वहां से उसे निकलना था। जिसके बाद लू फेंग अपने स्पेसशिप में आ जाता है और वहां पर लू फेंग अपने उसी क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसका मिशन होता है 3 ब्लड क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर एक ब्लड वॉरियर बनने का, जिससे कि उसको 1 लाख पॉइंट्स मिल सकते हैं और इन 1 लाख पॉइंट से वो अपने लिए रिसोर्सेज या फिर कह सकते हो कुछ और जरूरी चीजें खरीद सकता है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से। अब इसके साथ ही उसे नाकी की कही हुई बात भी याद आती है कि कैसे डेड फॉग के अंदर जाके हम क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो लू फेंग उसी फॉग एरिया में जाने लगता है जहां पर इमोर्टल पैलेस के बंदे न जाने कहां से आकर लू फेंग पे अटैक कर देते हैं। अब लू फेंग उन इमोर्टल पैलेस वाले बंदों से फाइट करने लगता है, जहां पर पहले तो एक बंदा था लेकिन उसके बाद न जाने कहां से एक और 2 बंदा अपीयर हो जाता है। लू फेंग उनसे भी फाइट करने लगता है और वहां पे सडनली 3 बंदे आ जाते हैं। टोटल में लास्ट में फाइट करते करते 4 बंदे हो जाते हैं। अब ये देखकर लू फेंग अपने स्पिरिचुअल नाइफ्स को भी निकाल लेता है और उन सब पर अपने नाइफ्स की बारिश कर देता है और यहाँ पर लू फेंग सैकड़ों नहीं बल्कि 10,100 मतलब लाखों में नाइफ्स को कंट्रोल कर पा रहा होता है। और अभी तक तो लू फेंग की ये शुरुआत वाली पावर से लू फेंग जब इससे और भी अपर लेवल्स में जाता है तो यार लू फेंग अपने सारे स्पिरिचुअल पावर्स का ही यूज करना छोड़ देता है, वो सिर्फ अपने वैरियर पावर्स का ही यूज करता है। अब यहाँ पर उन इमोर्टल पैलेस वाले बंदों को पता चल जाता है कि ये लू फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो उनसे फाइट नहीं कर सकते, जिनकी वजह से वो अपने स्पेसशिप को निकाल कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन लू फेंग उन सबको भागने नहीं देता और एक को मार ही देता है। जिसके बाद लू फेंग उस फॉग के और भी अंदर जाने लगता है ताकि उसे क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने में आसानी हो और फिर वो वहां जाके अपने सेकंड क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे वो बहुत ही मुश्किलों के साथ कामयाब भी हो जाता है। और इसी के साथ वो अपनी पावर का टेस्ट करता है, जहाँ पे लू फेंग की पावर्स ऑलरेडी 50% ज्यादा बढ़ चुकी होती है सिर्फ सेकंड क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने के साथ ही। जिसके साथ लू फेंग को पता चलता है कि उसके नीचे और भी एरिया मौजूद है, जिसको जानने के लिए वो उस एरिया के नीचे जाने लगता है जो कि लगभग 12 किलोमीटर डीप एरियाज में होता है। अब लू फेंग जैसे ही वहां पे आता है वहां पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। उसे भी पता चल जाता है कि कोई ना कोई यहाँ पर आ गया है और वो अपने लोगों से लू फेंग को मारने को भेजता है। अब तभी लू फेंग पर अटैक हो जाता है और जो अटैक करता है वो भी एक डोमेन लॉर्ड का बंदा होता है, जिससे फाइट करने के लिए लू फेंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो सिर्फ अपने रॉ पावर के स्ट्रेंथ को ही यूज कर रहा होता है। लेकिन लू फेंग उसे भी बड़ी आसानी से टुकड़े टुकड़े में करके मार देता है। अब लू फेंग को ये चीज एहसास हो गया था कि इस डेंस से भरी फॉग में एक डोमेन लॉर्ड वॉरियर्स का इस तरह पागल होकर जिंदा रह पाना मुश्किल है और वो समझ जाता कि यहाँ पे कोई और भी मौजूद है। लेकिन इससे पहले लू फेंग वहां से भाग पाता, लू फेंग वहां पर ट्रैप हो जाता है और हमें सामने दिखाया जाता कि सामने एक बहुत ही पावरफुल बंदा आ जाता है जो कि असल में सेक्टर लॉर्ड लेवल का बंदा होता है और इसका नाम बाकी होता है, जो खुद को ब्लड गॉड बता रहा होता है। और वो लू फेंग के सामने 2 चॉइस रखते हुए कहता कि या तो सरेंडर करो या तो मरो। अब लू फेंग अपने मोसा बॉडीज को यूज करके वहां से भाग सकता था, लेकिन इससे उसके एलियन रेस की आइडेंटिटी रिवील हो जाती और फिर बाकी तो उसे छोड़ने वाला नहीं था, वो कुत्ते की तरह उसको जरूर मारता है। इसलिए लू फेंग उसके सामने सरेंडर करने का ही फैसला करता है। जिसके बाद वो लू फेंग को अपने लोगों के पास ले जाके उन सबको लू फेंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और लू फेंग को वहां पर एक बीस्ट गॉड स्टैचू भी दिखती है जिससे कि यूज करके वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है। और ये बीस्ट स्टैचू कह सकता तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट के कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि इन्हीं सारे बीस्ट गॉड स्टैचूज का यूज करके लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बहुत बहुत पावरफुल बनाता है। जिसके बाद बाकी वहां के नंबर 1 बंदे को कहता है लू फेंग का ध्यान रखने के लिए। लू फेंग को नंबर 97 का टैग मिलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे टोटल में 97 वैसे ही मेंबर्स मौजूद थे। जिसके बाद नंबर 1 लू फेंग को बताता है कि कैसे हम सभी की जिम्मेदारी है लॉर्ड बाकी को प्रोटेक्ट करने का, और वो ये भी बताता है कि हमारे लॉर्ड बाकी ऑलरेडी ब्लड वॉरियर बन चुके हैं और वो इस वक्त अपने ब्लैक वॉरियर बनने की कदम पे चल चुके हैं, जिसके लिए हमें 10 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। और अभी उन्होंने फिलहाल में 8 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसको जानकर लू फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे सिर्फ 2 ही क्रिस्टल करने में फट चुकी थी और यहाँ पे उस बाकी ने 8 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। ऑफ कोर्स उसकी पावर्स लेवल ज्यादा थी और लेवल भी काफी हायर थी, तो वो इतने सारे क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर ही सकता है। जिसके बाद वो लू फेंग को उसी फॉग के एरिया में ले जाता है जहाँ पे उसे आउटर, इनर और कोर एरियाज के बारे में बताता है कि कैसे आप कोर के अंदर जाते जाओगे। उस फॉग
के अंदर जाते जाओगे तो आपकी मेंटल विल पे पावर प्रेशर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपको पागल बना दिया जाएगा। और ये बताता है कि कोर एरिया में सिर्फ हमारे गॉड बाकी ही जा पाए हैं। और लूफेंग को नंबर 1 से ये भी पता चलता है कि बाकी भी असल में इमॉर्टल पैलेस से है। और जब लूफेंग को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इमॉर्टल पैलेस से दुश्मनी ले रखी थी। उसे कहीं ना कहीं डर था कि बाकी को लूफेंग की करतूत के बारे में ज़रूर पता चल जाएगा। जिसके बाद हमें बाकी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे सिटी में हो रहे कांड के बारे में पता चलता है कि कैसे एक बंदा जो कि सेम टू सेम लूफेंग की तरह लगता है, उसने कैसे सबको मारकर उसके क्रिस्टल्स को लूट लिया है। जहाँ पर उसे यकीन नहीं होता कि ये बंदा सच में लूफेंग है। और वो कहता है कि नंबर 1 उस पे नजर बना रखो, जरा सा भी शक हो कि वो एलियन है उसे मार देना। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उन्होंने लूफेंग के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा रखी है, जिससे कि वो लूफेंग के लोकेशंस के बारे में जान सकते थे। जिसके बाद हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी फॉग में बैठकर क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी ह्यूमन बॉडी इसमें कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन जब वो उन्हीं क्रिस्टल्स को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर ट्राई करता है तो एक ही बार में 20 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो लास्ट का जो मूवी का पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर दिया गया है। अगर किसी ने नॉवेल्स की वीडियो देख रखी है तो वो जान पाएगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब जिसको भी नॉवेल्स की वीडियो देखनी है वो मेरे चैनल्स के अंदर जाकर देख सकते, या फिर अभी मैं इस मूवी की आगे वाली कहानी के चैप्टर्स को वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। अब लूफेंग के पास जितने भी ब्लड क्रिस्टल्स है वो सभी खत्म हो चुके थे, क्योंकि उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट 10 के 10 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर चुका होता है। और अपने ब्लड क्रिस्टल्स के भूख को मिटाने के लिए वो अपने मोसा क्लैंस को यूज करके सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा करने लगता है। और यहाँ पे समझ तो लूफेंग किसी मॉन्स्टर की तरह सबको हंट डाउन करने लगता है, क्योंकि उसे चाहिए थे ढेर सारे क्रिस्टल्स। अब जैसे जैसे लूफेंग सबको मार रहा था, बाकी को भी बाहर के सारे हो रहे कांड के बारे में पता चलता कि कैसे लूफेंग की जैसे ही सेम दिखने वाला बंदा कत्लेआम मचा रहा है। लेकिन लूफेंग तो यही था जीलो क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व करते हुए, तो आखिरकार लूफेंग इन सबको कैसे मार सकता है। लेकिन दिखाया जाता है कि लूफेंग ऐसे ही अपने इस कांड को जारी रखता है। वो एक दो सैकड़े नहीं बल्कि हजारों में क्रिस्टल्स को जमा करने लगता है। चारों तरफ लूफेंग की ही खोजबीन हो रही होती। इमॉर्टल पैलेस के बंदे भी लूफेंग को खोज रहा होता है, लेकिन वो लूफेंग मिलता ही नहीं है। और ऐसे ही चलते चलते टोटल में 80 साल और बीत जाते हैं। और इन 80 सालों में लूफेंग की जो मेंटल विल पावर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ ही वो कोर एरियाज में भी जा सकता है। जहाँ पे कोर एरिया में जाने के बाद लूफेंग को वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के लिए एक टेक्निक भी मिलती है जो क्लॉ अटैक होती है। जिसके बाद हमें बाकी को दिखाया जाता है जो कि इतने सारे डेट के कारण परेशान हो जाता है और वो सच का पता लगाने के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि जितने भी मौतें हो रही हैं उसमें लूफेंग का ही कहीं ना कहीं हाथ है। और ऐसा तभी मुमकिन है जब वो एक एलियन रेस से बिलोंग करता है। अब मूवी में हमें ये नहीं बताया गया कि आखिरकार बाकी को कैसे पता चला कि लूफेंग एक एलियन रेस है और उसे किस बात से शक हो रहा था। तो देखो जीलू कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग से उन सब के पास मल्टीपल बॉडीज नहीं हो सकती है, वो अपने मल्टीपल बॉडीज नहीं रख सकते हैं, वो कल्टीवेट कर ही नहीं सकते हैं। जैसे लूफेंग के पास गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी है, मोसा क्लैन की बॉडी और अपनी ह्यूमन बॉडी है, और आगे चलकर रिमोट ओशियंस की भी बॉडी मिलती है। ऐसे लूफेंग के पास 4 बॉडीज होती हैं, लेकिन जो जीलियो कॉन्टिनेंट के लोग होते हैं उनकी मल्टीपल बॉडीज नहीं होती। आप देखो अटैक्स के दौरान जो क्लोन्स यूज कर रहे वो असल में क्लोन्स की पावर्स होती हैं, वो सभी ये सब भी यूज कर सकते हैं। और बाकी को कहीं ना कहीं शक था कि वो जरूर कोई एलियन रेस से बिलोंग करता है, तभी वो अपने मल्टीपल बॉडीज का यूज करके इतना कत्लेआम मचा रहा है। अब देखो लूफेंग यहाँ पे सिंपली अपने मोसा क्लैंसमैन को किसी और में भी तब्दील कर हंट डाउन कर सकता था। अब यहाँ के लोग एलियंस रेस से कितना ज्यादा नफरत करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं। जिसके बाद हमें लूफेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लूफेंग और बबाता की बातों से पता चलता है कि लूफेंग ने लगभग 98,016 क्रिस्टल्स को जमा कर लिया है। अब इसी के साथ लूफेंग का ह्यूमन थर्ड बॉडी जो होता है वो क्रिस्टल्स को भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लेकिन उसी समय लूफेंग को पता चलता है कि उसके पीछे कोई पावरफुल बंदा वहाँ पे मौजूद है और वो कोई और नहीं बाकी होता है। और बाकी जब वहाँ पे लूफेंग के स्पेसशिप को देखता है तो वो कंफर्म हो जाता है कि लूफेंग एक एलियन रेस से बिलोंग करता है। वो अपने लोगों से लूफेंग को मारने का ऑर्डर देता है, मगर लूफेंग अभी भी क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और तभी
तभी नंबर 1 आके लूफेंग पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके थोड़ी देर ही पहले वो ब्लड वॉरियर बनने में कामयाब हो जाता है। उसने उस क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और वो नंबर 1 को पकड़कर उसी कोर एरिया में भेज कर मार देता है। जिसके बाद लूफेंग वहां से वापस जाने की बजाय बीस्ट गॉड स्टैचू को लेने जाता है, जहां पर उस पर फिर से अटैक होता है, लेकिन वहां पे लूफेंग अपने थाउजेंड्स ऑफ क्लोन्स को यूज करके उन सभी को मारकर बीस्ट गॉड स्टैचू को लेकर निकल जाता है। उसका मिशन पूरा हो गया था। मिशन था ब्लड वॉरियर्स बनकर आना, जो कि उसने कंप्लीट कर लिया था। अब वो वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही वहां पे बाकी आ जाता है। लेकिन लूफेंग भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो अपने स्पेसशिप का यूज करके उन सब पर अटैक कर देता है और बाकी भी बड़ी मुश्किल से उस अटैक को रोक पाता है। फिर वहां से लूफेंग बड़ी आसानी से निकल पड़ता है। लूफेंग चाहे तो जीलू कॉन्टिनेंट से बाहर निकल सकता था, लेकिन वो वहां से जाने से पहले नाके से मिलना चाहता था, क्योंकि वो उसे यूनिवर्सल लेवल तक कल्टीवेट कराकर ही यहाँ से जाने वाला था। लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे नाके मौजूद था, तो वहाँ पे नाके होता ही नहीं। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो उसकी तलाश करने लगता है, लेकिन वहाँ पे उसे एक चट्टान पर कट मिलती है, जिसको देखकर लूफेंग को अंदाजा हो जाता है कि नाके यूनिवर्सल लेवल्स पे आ चुका है। लेकिन लूफेंग को पता चल जाता है कि यहाँ पे नाके मौजूद नहीं है, तो नाके अभी कहाँ होगा। और हमें नाके को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड को बचाने के लिए सियोंग के लॉर्ड के पैलेस के पास चला जाता है और वहाँ पे वो उसको बचा भी लेता है। लेकिन असल में ये सभी एक ट्रैप होता है। सियोंग और उसके बाकी सोल्जर्स उसका इंतजार करने लगते हैं और दिखाया जाता है कि जैसे ही नाके बाहर निकलता है, हजारों की संख्या में लोग उसे घेर लेते हैं, जिसे देखकर नाके वहाँ के जनरल पर अटैक करता है। लेकिन वो नाके की नाइफ्स को बड़ी आसानी से तोड़ देती है और वहाँ पर नाके को पटक पटक कर मारने लगते हैं। और जैसे ही वो नाबू को मारने वाली थी, लूफेंग वहाँ पे अपीयर होके उसे वहीं पे मार देता है और अपने पावर्स का यूज करके वहाँ के सैकड़ों गार्ड्स को भी खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे सियोंग भी आ जाता है, जिसे देखकर लूफेंग नाके और नाबू को वहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद लूफेंग सीधे सियोंग पे अटैक कर देता है और उसके स्पेसशिप को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। अब दोनों के बीच में भयंकर वाली फाइट होने लगती है, जहाँ पर लूफेंग अपने मोसा क्लैंस की बॉडी की वजह से बच भी पा रहा होता है। लेकिन क्या करे, आखिरकार वो था तो एक सिर्फ डोमेन लॉर्ड का बंदा ही। वो आखिरकार एक सेक्टर लॉर्ड के सामने इतनी आसानी से कैसे टिक पाता। वो बंदा उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। इसी के साथ वो अपनी एक अलग ही स्पेस क्रिएट कर लेता है। कह सकते हो एक डोमेन की जैसी होती है, जहाँ पे वो हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन फिर भी लूफेंग वहाँ पे हार नहीं मानता, उससे लड़ने की कोशिश करने लगता। अपने थाउजेंड्स ऑफ क्लोन से उस पर अटैक कर देता है और सियोंग के चेहरे पे एक कट लगा देता है, जिसे जानकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार एक सेक्टर लॉर्ड के सामने एक डोमेन लॉर्ड वाला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने एब्सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट को यूज करके लूफेंग को जमाने लगता है। इसी के साथ ही वो लूफेंग के टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। अब यहाँ पे उसे लगता है कि उसने लूफेंग को मार दिया है। अब लूफेंग की मोसा बॉडी फिर से रिकवर करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उन सभी को फ्रीज कर देती है। हमें सच में लगता है कि लूफेंग मारा जा चुका है, लेकिन लूफेंग अपने हैंड को कंट्रोल करते हुए अपने शॉट से उसके पीछे स्टैप करके उसे वहीं पे मार देता है। हमें पता चलता है कि लूफेंग की ये वही डेथ स्किल होती है जिससे कि लूफेंग अपनी मौत के आखिरी क्षणों में सीख सकता था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसकी बनाई हुई दुनिया भी टूटकर बिखर जाती है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ ट्रेजर्स ही मौजूद और बबाता उन सारे ट्रेजर्स को देखने लगती है, जहाँ पर लूफेंग को वहाँ पे एक बॉक्स भी मिलती है, जिसको देखकर बबाता कहती है कि ये तो इंसेक्ट रेस का ट्रेजर्स है। जिसको जानकर लूफेंग भी बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वही इंसेक्ट रेस थी जो कि लूफेंग के अर्थ पे भी मौजूद और वो अभी इस जगह पर भी आ चुकी है, जिसको जानकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके साथ वहाँ पे नाके और नाबू भी आ जाते हैं। अब लूफेंग नाके को वो सारे ट्रेजर्स दे देता है जो कि उसे सियोंग से मिले थे और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, और वो वहाँ से निकल पड़ता है। अब उसे जो जो ट्रेजर्स चाहिए थे वो वहाँ से ले जाता है और बाकी सभी नाके के लिए छोड़कर निकल पड़ता है। जहाँ पे लूफेंग फाइनली इस कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाने को तैयार था और तभी बबाता से उसे पता चलता कि इक्लिप्स पैलेस ने उन्हें बुलाया है, जहाँ पर उसके मिशंस को कंप्लीट होने पर उसे कांग्रेचुलेशन भी दी जाती है और फिर लूफेंग अपने विलास की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन पहले उससे लूफेंग इंसेक्ट के ट्रेजर्स को उसी इक्लिप्स पैलेस के मास्टर को दे देता है और वो पैलेस मास्टर लूफेंग को इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखने को कहता है। जिसके बाद लूफेंग वहां से निकल पड़ता है और वो बंदा तारीफ करते हुए कहता है तुम तो सच में एक जीनियस हो, उस बोलान से भी जाना जीनियस हो। जिसके बाद लास्ट में हमें नाके के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो आगे चल के वहाँ का किंग बना था और लूफेंग वहाँ का एक हीरो की तरह
पूरा देखा जाने लगा और इसी के साथ हमारा ये मूवी ख़त्म होता है। तो आपको अगर इसके आगे की कहानी देखनी है तो आप मेरे चैनल्स पे जाके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।